हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर लेक्चर फॉर क्लास 12th प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में सेट नंबर बी या आप कह सकते हो प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 क्लास 12th का हम स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले लेक्चर में आपको अच्छे से समझा दी थी, वही इंस्ट्रक्शंस है। पेपर आप पहले भी दे चुके हो। सेक्शन ए में वही एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, दो में अपने 5 क्वेश्चन आएंगे जो 2 मार्क्स के हैं एंड सो ऑन। तो हम जल्दी से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं टाइम ख़राब किए बिना। और इसके अलावा अगर आपको बीच में भाई आपको टाइम लगता है और मेरे लेक्चर नहीं आ पा रहे हैं, तो तब तक आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, आप उनसे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ए 1 मार्क के क्वेश्चन से। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन है नेचुरल नंबर का सेट, उसके ऊपर एक रिलेशन आर दिया गया है जो कि ए बी है। अब बी इज ए प्लस वन, सुन रहे हो मेरी बात को, ए कोमा बी है और जो बी है वो इस ए से एक ज़्यादा है, यानी अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर ए प्लस वन है और बी 5 से बड़ा है, यानी बाद वाला एलिमेंट 5 से बड़ा है। चूज द करेक्ट आंसर। पहले तो यहीं से पकड़ो, बी इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ बी 5 से बड़ा नहीं है, यहाँ भी बी 5 से बड़ा नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो एकमात्र ऑप्शन ये बच जाता है आपके पास। कुछ भी मतलब b इज एग्जैक्टली ग्रेटर देन 5 है तो b कहीं भी, यहाँ 5 है लेकिन 5 से बड़ा तो नहीं है ना, तो ये कट हो जाएगा, तो 7,8 आएगा। बिल्कुल सही है, ये b 5 से बड़ा है और इससे एक बड़ा ये है। आगे बढ़ूँ, कई बार क्वेश्चन का आंसर्स में ही मिल जाता है, सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। क्लियर। चलो सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू। अब आप एक बात याद रखना कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स के इक्वल होता है अगर एक्स की वैल्यू 0 to पाई के क्लोज्ड इंटरवल में हो और ये वैल्यू पाई से बड़ी है, तो इसको पहले पाई से छोटा करो। तो कॉस 7π/6 को मैं लिख सकती हूँ 2 पाई, माइनस करना पड़ेगा इसको तो, है ना, पाई प्लस π/6 कर सकते हैं, लेकिन वो पाई से बड़ा हो जाएगा, हमें इसे पाई से छोटा लेके आना है। तो 2 पाई में से कितना करें, 5π/6। अगर मैं देखो ना, 6 दूनी 12 और 12 में से 5 गए 7, और कोस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कोस 5π/6 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो वैल्यू है ये बनेगी कोस इनवर्स कोस 5π/6, और अब ये वाली आइडेंटिटी लगाकर कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा और मैं इसको डायरेक्ट 5π/6 लिख सकती हूँ, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनके अंदर कंडीशन को ध्यान रख के इनवर्स कैंसिल करना है। थर्ड क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चल पड़ते हैं। मीडियम हमारा इंग्लिश ही रहेगा, +2 में तो कोई हिंदी मीडियम है नहीं अपना, कहीं भी हो तो वो बच्चे अपना समझ सकते हैं। ए दे रखा है, आपने ए डैश ए बताना है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए डैश हो गया कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, नहीं ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ए डैश का मतलब ये रो है ना, ये कॉलम बन जाएगी और ये कॉलम है, ये रो। अब यहाँ ए लिखना है, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। मल्टीप्लाई कर दो, पहली रो को पहले कॉलम से करोगे तो कॉस स्क्वेयर एल्फा प्लस साइन स्क्वेयर एल्फा, पहली रो को दूसरे इसको इससे करोगे तो ये बनेगा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बच्चे ये बनेगा साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर एल्फा प्लस कोस स्क्वेयर एल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, इससे ये कट जाएगा 1 0 0 1, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमारा बन जाएगा, जो कि ये है, देखो ऑप्शन नंबर ए, ये है आइडेंटिटी और ये है 1। ये तो 1 लिखा हुआ है और यहाँ आई लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं जल्दी से नंबर 4 पर। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हैं तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये बिल्कुल सही है। ए प्लस बी, ये गलत है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स होता है, ये बिल्कुल सही है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ये हमारा, देखो एक बार इसको समझना, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो डिटरमिनेंट वहाँ चला गया, इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, तो ये भी सही है, ये रॉन्ग है हमारा डी ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। इफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस बाय यूजिंग डिटरमिनेंट इट्स एरिया इज, एरिया क्या हो जाता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, आप पहले तो लिखेंगे दोनों मतलब कोऑर्डिनेट्स, फिर 1 ले लेंगे और फिर अगला कोऑर्डिनेट और फिर 1 ले लेंगे और -1 -8 और फिर से 1 ले लेंगे। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में फर्स्ट रो से ही कर रही हूँ मैं, डायरेक्ट करूँगी -2, सब बच्चों को आता होगा, ये गया 2 1 जा 2 +8। सेकेंड एलिमेंट उठाओगे तो इसके आगे माइनस और यहाँ भी माइनस आएगा तो +3, ठीक है। ये रो और ये कॉलम चला जाएगा तो आपका बनेगा 3 + 1, 3 + 1 और +1 इंटू -24 + 2, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लेनी होती है, एग्जैक्ट वैल्यू हमने लेनी होती है। तो ये बन जाएगा 8 और 2 10 और 10 को 2 से करेंगे -20, 3 और 1 4, 4 3 12 और ये घटा का 22 आ जाएगा। 20 और 22 माइनस का 42, माइनस के 42 में प्लस का 12 करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। 1/2 इंटू -30, लेकिन हम इसकी लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -15 की जगह 15 आ जाएगा क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर ली जाती है। तो एरिया आ जाएगा 15 स्क्वेयर यूनिट्स। नेक्स्ट पर चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, 1 मार्क का है ये हमारा। इफ़ y इज इक्वल टू, ध्यान देंगे भाई, y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वेयर है, होल स्क्वेयर नहीं है, केवल x पर स्क्वेयर है, यानी log पहले, तो डबल डेरिवेटिव आपने निकालना है। तो पहले log x का फॉर्मूला लगाओ 1/x स्क्वेयर और x स्क्वेयर की फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो ये बनेगा 1/x स्क्वेयर इंटू 2x, ये कैंसिल, ये बन गया 2/x। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो 2 तो यूं का यूं, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा -2/x स्क्वेयर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आ गया 6 हो गया ना, 7th पे आ जाओ। 7th पे पिछली बार भी एक शायद एक क्वेश्चन हमारा 10th में रह गया था शायद वो। तो ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, एंटी डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रल करना है 1 - x इंटू √x का, ठीक है। √x को अंदर ले आओ तो ये बन गया √x - x √x, बिल्कुल तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ। √x का मतलब x की पावर 1/2 और इसका मतलब है x की पावर 3/2। इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर n+1/n+1, फॉर्मूला याद है, x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन होती है x रेज टू पावर n+1/n+1, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 3/2/3/2 और 3/2 तो ये ऑलरेडी है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 5/2/5/2 + 6c, रेसिप्रोकल ले लो, 2/3 x रेज टू पावर 3/2, 2/5 x रेज टू पावर 5/2 प्लस में c आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का तरीका रिपीट कर रहा है, ये हर एक में एक ही टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, लास्ट फर्स्ट सेक्शन में भी आया था। इंटीग्रेशन e की पावर x, इस सीकेंट को अंदर ले जाओ तो सीकेंट x प्लस सीकेंट x टेंजेंट x। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, e की पावर x के साथ अगर फंक्शन प्लस डेरिवेटिव दोनों आ रहा है और हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ रही है तो वो e की पावर x इंटू fx बन जाता है। अब सीकेंट x आपका फंक्शन है और सीकेंट की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट x टेंजेंट x, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट बन जाएगा e रेज टू पावर x सीकेंट x प्लस में c। अब आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 पर, यहाँ पर विजिबल है ये आपको, -π/2 to π/2 टेंजेंट 5x dx, 0 आ जाएगा, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं बताती हूँ। इस तरह के बहुत क्वेश्चन मैंने रिपीट करवाए हुए हैं, चैप्टर वाइज जो मैं सुपरफास्ट रिवीजन कराती हूँ उनमें भी मैंने ये कराए हुए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये इंटीग्रेशन 0 होता है अगर आपका फंक्शन ओड है और टेंजेंट 5 ओड है, क्यों? अगर आप यहाँ -x लगाओगे तो टेंजेंट -θ माइनस टेंजेंट थीटा होता है, क्लियर है? तो इंटीग्रेशन बिना कुछ करे 0 आ जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। द डिग्री
ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया इसकी जो डिग्री है बच्चे वो डिफाइंड नहीं है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो 2 है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, लेकिन डिग्री भी उसी की पावर होती है बशर्ते कि इस तरह की कोई टर्म है ना, साइन डी वाई बाई डी एक्स, कोस डी वाई बाई डी एक्स, लॉग डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स वगैरह ना हो। अगर ऐसा है तो ऐसे फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर है तो 4 कांस्टेंट होंगे आंख बंद करके, 2 ऑर्डर है तो 2 कांस्टेंट होंगे, 3 ऑर्डर है 3 कांस्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने बता रखा है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो इसमें भी जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछिए वो पुट कर दो और इसमें भी 0 पुट कर दो। लेकिन यहाँ अब आप 0 पुट करोगे तो थोड़ी गड़बड़ होगी, तो लिमिट ही निकालनी पड़ेगी। लिमिट और वैल्यू इक्वल हो तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो 0 पे लिमिट निकाल दो, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। ये जो लिमिट है ये 1 होती है और प्लस में कॉस 0 भी 1 होता है, तो 1 + 1 आ गया 2। और आपकी जो 0 पे फंक्शन की वैल्यू है वो k दे रखी है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम मत लगा देना इस पर। अब आ जाओ 13th पे। इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 45 विद एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली देन डायरेक्शन कोसाइंस। अरे एंगल जब तीनों एक्सिस के साथ दे दिए तो एल हो जाएगा कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, ठीक है, और एम हो जाएगा कॉस 135 जो कि हो जाएगा कॉस 90 + 45। कॉस 90 + 45 होता है माइनस साइन 45 यानी -1/√2, और एन हो जाएगा कॉस 45 जो कि 1 इधर कर देती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं 1/√2। तो तीनों डायरेक्शन को साइन हो जाएंगे 0 -1/√2 और 1/√2। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनते हैं उनकी जो कोसाइन वैल्यू होती है वही तो डायरेक्शन कोसाइन होता है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है ना, सारे करा रही हूँ मैं, कोई रह तो नहीं गया ना, नहीं रहा, देखिए चले आगे 14 पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 है, बी 1/5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर दोनों इंडिपेंडेंट है। बहुत ही आसान, इफ 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 और ये 3/25 आ जाएगा। बहुत ही आसान पेपर है, बहुत ही आसान। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। ए एंड माइनस ए आर कॉलिनियर, यस इट्स ट्रू। दो वेक्टर अगर कॉलिनियर है तो उसमें डायरेक्शन नहीं देखनी होती, डायरेक्शन नहीं देखनी होती, उनके जो बेस हैं उनका जो सपोर्ट है वो पैरेलल या सेम होना चाहिए। तो ए और माइनस ए का बेस सेम है, सपोर्ट सेम है, तो यस इट इज़ ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, ये फर्स्ट वाले पेपर में भी था, हर डाई पर इवन प्राइम नंबर आए व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इज 6/36। बिल्कुल गलत है, इवन प्राइम नंबर 2 होता है, दोनों डाई पर 2 आए तो एक ही चांस बनेगा, तो 1/36 आएगा, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। यही क्वेश्चन उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी दे रखी थी सैम्पल पेपर नंबर 1 में, सुन रहे हो मेरी बात, प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी दे रखी थी, यहाँ इसको ट्रू फॉल्स में डाल दिया इसने। 17th पे आ जाओ। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। भाई घबराओ मत, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है। क्लियर है? अब जरा इस पे आ जाओ, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट जाएगा और ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को राइट में ले जाओ तो ये दोनों बराबर आ गए,
ये दोनों बराबर आ गए तो ऊपर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों कट के हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया भाई? इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कट गया, राइट में 0 बची तो दोनों ये बराबर हो गए। अब ये फॉर्मूला में तो यही दोनों आ रहे हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है तो कट के 1 आ जाएगा। इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन के लिए यहाँ स्पेस चाहिए। 18th पे आ जाओ। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज, किसी भी वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ बी। ए का बी पे ले रहे हो तो मॉडुलस ऑफ बी आएगा, बी का ए पे लेते तो नीचे मॉडुलस ऑफ ए आ जाता। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये ए आपके सामने है और ये बी, दोनों की डॉट करो तो आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, -1 को जमा 3 से करोगे तो -3, +8 को 7 से करोगे तो 8 7 56, और नीचे आएगा बी का मॉडुलस 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर हो गया? 7 में से 3 गए 4 और 56 में 4 जोड़ोगे 60 आएगा, नीचे आएगा 49 जमा 1 जमा 64। तो बच्चे ये हो जाएगा 9 और 1 10, 50 और 64 जोड़ोगे तो 114 का अंडर रूट आ जाएगा। इसको हम एज इट इज रखेंगे। ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब चलते हैं असर्शन रीजन पर। इसको भी मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले हम प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर्स अपने कर चुके हैं। सिर्फ इनका सॉल्यूशन अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, असर्शन क्या है उसको चेक करो, रीजन क्या है उसको चेक करो। तो असर्शन ये कहता है A1,2 है, B3,4 है, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज 16। देखो जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। अब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 आएंगे, 1 3 1 4 2 3 और 2 4, है ना। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट आएंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सब रिलेशन होते हैं। किसी सेट के सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो इसमें 4 एलिमेंट है तो इसके 2 की पावर 4 यानी 16 सबसेट बनेंगे। और 16 सबसेट बनेंगे तो 16 ही रिलेशन होंगे। तो ये तो पहली बात तो है ट्रू, असर्शन तो है ट्रू। नंबर ऑफ ए पी है, नंबर ऑफ बी क्यू है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2p/q। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अब देखते हैं सेक्शन नंबर ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन देखते हैं क्या दे रखा है। थोड़ा सा और जूम करूं, क्या दिख रहा है? द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन आर x - 5/3 y + 4/2 x z + 8/1। जो नीचे होते हैं डायरेक्शन रेशो होते हैं, 3 2 और 1 डायरेक्शन रेशो है, इनके कोसाइन बनाने हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड ले लो इनका और उससे इसको डिवाइड कर दो। तो 9 जमा 4 जमा 1 13 और 1 14। तो 3 को कर दो 3/√14, 2/√14 और 1/√14। तो हाँ बिल्कुल ट्रू है, इसने भी यही बताया है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स r is equal to a1 plus lambda b, r is equal to a2 plus mu b is given by a2 minus a1 cross b by mod b। हाँ ये भी बिल्कुल ट्रू है, पर एक बात है, ऊपर वाले में तो डायरेक्शन रेशो बताने थे, नीचे वाले में डायरेक्शन को मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस दे दिया। दोनों रिलेटेड तो नहीं है एक दूसरे से, रीजन का यूज हम असर्शन में कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ऊपर वाले में तो हमें डायरेक्शन रेशो दे रखे थे, उसको कोसाइन में कन्वर्ट कर दिया तो अलग फॉर्मूला लगा है। यहाँ पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस बता रहा है तो उसका कोई रेलिवेंट तो नहीं है ना, दोनों एक दूसरे से, दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर ए। और अब जल्दी से देखते हैं सेक्शन नंबर बी। ये भी बेहद आसान है, इसमें 2 नंबर के हमारे हैं कितने, 1 2 3 भूल जाती हूँ मैं, 4 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मुझे कराने पड़ेंगे आपको 7 क्वेश्चंस। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत आसान है। शो दैट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। जब भी 1 1 ऑन 2 का क्वेश्चन आता है आपने डोमेन रेंज को जरूर देखना है। डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज नाइदर 1 1 नोर ऑन 2। बिल्कुल एक ही मिनट में मैं आपको बता दूंगी। 1 की इमेज है 1 और -1 की इमेज है 1,
1 और -1 इक्वल नहीं है लेकिन उनकी इमेजेस इक्वल आ रही है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, जब नाइदर करना हो तो बहुत आसान हो जाता है, आपने सिर्फ एक एंटी एग्जाम्पल उठाना है और बता देना है 1 और -1 दो रियल नंबर हैं जो कि इक्वल नहीं है लेकिन उनकी इमेजेस इक्वल आ रही हैं, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू के लिए क्या होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए। रियल नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और भैया नेगेटिव भी होते हैं। अब आपका फंक्शन है एक्स स्क्वेयर जो कि 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी कि कोडोमेन में जो रेंज होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या 0 होगी, तो नेगेटिव एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, अब इसकी जो इंटरनल चॉइस है उस पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पर आ जाओ। टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। देखो मेरी बात सुनना, पहला क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, नाइदर वाला है तो आपने 2 ही मिनट इस पर लगाने, x1 x2 कुछ भी लेके नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। अब टेंजेंट इनवर्स √3 तो होता है भैया 60 डिग्री, डायरेक्ट है। इस पे आ जाओ, सीकेंट इनवर्स -2 को मैंने अल्फा मान लिया, तो सीकेंट अल्फा हो गया -2 और सीकेंट की वैल्यू 2 होती है। अब सीकेंट की वैल्यू -2 होती है 60 पे, क्योंकि कोस 60 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस सीकेंट π/3। लेकिन जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है सीकेंट की वो होती है 0 to π क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें 90 नहीं होता है, क्योंकि 90 पे ये अपना इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस पे अपनी आइडेंटिटी लगाओ, सीकेंट पाई माइनस π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट नेगेटिव होते हैं, तो ये बन जाएगा सीकेंट 2π/3। ठीक है, ये हमारा इस प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया। तो अल्फा तो हो गया 2π/3, और इसको भी ले लो, लेना है तो मैंने तो मुजबानी बता दिया था, टेंजेंट इनवर्स √3 को बीटा ले लो, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अब ये वैल्यू बन गई बीटा प्लस अल्फा, यानी कि π/3 प्लस 2π/3, 3 LCM है तो 3π/3, यानी कितना आंसर आ जाएगा, ओनली पाई। क्वेश्चन नंबर 22, मैट्रिक्स बनाना है, बिल्कुल आसान है। कंस्ट्रक्टेड 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 इंटू i माइनस 3j का मॉडुलस। एक दो वैल्यू जिसकी बताऊंगी, बाकी आप अपने आप कर लेना। 3/2 का आप मैट्रिक्स बनाओगे, a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, 1 1 1 2 2 1 2 2, 3 रो होनी चाहिए, 3 1 3 2, ये 6 एलिमेंट मुझे चाहिए इसको यूज करके। एक दो एलिमेंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। 1 1, यहाँ 1 1 रखोगे तो 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1, 1/2 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3, 3 में से 1 गया तो 2 से 2 कटकर 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप लो 2 1, तो 2 1 हो जाएगा 1/2, इसके अंदर i की जगह 2 रख दो, j की जगह 1 रख दो, 2 में से 3 गया 1, माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे आपकी सभी वैल्यूज़ ऑलरेडी मैंने यहाँ सॉल्व की हुई हैं, जिनको मैं राइट कर देती हूँ। 3 1 आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ 3 रखोगे तो 3 में से 3 गया 0। क्लियर है। और अब आ जाओ 1 2 पे, वैसे भी मुजबानी भी कर सकते हैं, यहाँ 1 रखोगे 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 5/2 आ जाएगा। 2 2 रखोगे तो 2 घटा 6 4, 2 आना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल सही है। और 3 2 आपका आ रहा है 3/2, यहाँ पे पुट कर दो, मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। 1 5/2 1/2 2, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, समझाने के बेहद ही आसान है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ये फिर से कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आ रहा है, पिछले पेपर में भी यही पैटर्न था। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x पे आप लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, 2 नंबर का है ना, तो लिमिट अच्छे से निकाल के दिखाना। x² -1 बाई x -1, डायरेक्ट करते हो 0/0 बनेगी, तो उसके लिए ऊपर वाले पर आप आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी और a प्लस बी की। x -1 से x -1 कैंसिल, यहाँ लिमिट पुट करोगे तो 1 + 1 आ जाएगा 2, और वैल्यू बिल्कुल आपके 1 नंबर के क्वेश्चन की तरह, ये वैल्यू भी 2। अब आप एक लाइन और लिख देना, बिकॉज द फंक्शन इज 2 नहीं है, ये k है, बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, सो द लिमिट ऑफ द, जल्दी में ना थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, सो द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू, और लिमिट कितनी आ रही है हमारी 2, और वैल्यू कितनी आ रही है k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। बेहद आसान, इसीलिए मैंने इस सेक्शन को पकड़ लिया कि साथ के साथ करा देती हूँ, आसान सा है ये।
24वें पर आ जाओ, शो दैट वेरीफाई दैट दिस फंक्शन a cos x प्लस b sin x वेयर a एंड b आर रियल इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ले लो भाई इसको, y को डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई करना है तो बहुत आसान है। ये भी y इज इक्वल टू, ऐसा तो पेपर आ जाए तो आपके 100 में से 100 आएंगे भाई, गारंटी ले रही हूँ मैं, जो बच्चे इन पेपर्स को कर लेंगे। तो y डैश ले लो माइनस ए साइन एक्स, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, प्लस b cos x, फिर कर दो डिफ्रेंशिएट माइनस ए कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन माइनस बी साइन एक्स। हो गया सवाल, माइनस कॉमन ले लो, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये y बन जाएगा। y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई को इस तरफ ले आओ, क्योंकि हमें इसी फंक्शन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। इसी की इंटरनल चॉइस पर चलते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको पहले मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। 99% इनमें आपको वेरिएबल्स सेपरेबल वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। y log ऑफ y dx इज इक्वल टू x ऑफ dy, है ना। अब dx इधर है तो x को नीचे लाओ, 1 बाय एक्स डी एक्स, और इन दोनों को उठाकर राइट में ले जाओ, 1 बाय वाई लॉग वाई डी वाई, और अब यहाँ कर दो इंटीग्रेट। लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, इस पे फोकस करो। इसमें क्या करो कि log y को z मान लो, तो 1 बाय वाई डी वाई क्या बन जाएगा, डी जेड बन जाएगा। सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दिया मैंने, तो लेफ्ट साइड तो रह गई 1 बाय एक्स डी एक्स, राइट साइड पे देखो इसको तो मैंने z माना है और जो बच गया वो डी जेड हो गया, तो ये बन गया 1 बाय जेड डी जेड। इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log z प्लस log c आपका आ जाएगा। z की जगह पर अब आप रख दोगे log y, z की जगह पर रख दो log y, तो log x इज इक्वल टू log ऑफ log y। हाँ, आप c को log में लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। अब आप और आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, वे दोनों log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log ऑफ log y इंटू सी, दोनों तरफ log से log कैंसिल हो जाएगा, और x इज इक्वल टू log y इंटू सी, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं फिर बता दूं, आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो बिना log वाला कांस्टेंट भी ले सकते हो। एंड नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन नंबर 2। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक 5 white balls, 15 बॉल है, 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement नहीं की। what is the probability that both balls are black? तो आप अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। let b1 be the event of getting first black ball and b2 be the event of getting second black ball। क्लियर हो गया। अब ये बात आपने ध्यान रखना है कि बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ ब्लैक की, बोथ ब्लैक बॉल्स। थोड़ा मैं ना साइड में करूँगी तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स। अब हम इसको करेंगे। बोथ ब्लैक का मतलब हो गया B1 B2, लेकिन बॉल वापस नहीं रखी जा रही है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 व्हेन B1 हैज अक्कर्ड। आप यहाँ कारण लिख देना, बिकॉज बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड। क्लियर हो गया। तो भाई B1 की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, टोटल 10 ब्लैक हैं, टोटल 15 बॉल है, तो ये तो हो जाएगी 10 बाय 15 इंटू, अब B2 बाय B1 का मतलब एक ब्लैक बॉल बाहर आ चुकी है जिसे हमने रिप्लेस नहीं किया तो 9 हो गई, और टोटल बॉल्स भी कम होकर कितनी हो गई 14, 49 बाय 14, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 2 7 जा 14, तो आपका जो आंसर है वो 3 बाय 7 आ जाएगा। और बस इतना ही आपने इसको करना है।
तो भाई ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 3/7। तो ये था आपका कंप्लीट सेक्शन नंबर ए और बी का सॉल्यूशन। दोनों ही सेक्शंस बेहद आसान थे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें मुझे, और वहाँ मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। जैसे ही टाइम लगता है मैं आपके लिए लेक्चर जरूर बना देती हूँ, तो बार बार आपको कहने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। लेक्चर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और काफ़ी मटेरियल है मेरे चैनल पर, अगर आपको बीच में टाइम लगता है तो आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।